हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने व्यंजन व्यंजन के प्रकार पढ़े थे, व्यंजन के टाइप्स। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। ओके, हमने स्पर्श व्यंजन देखा था, स्पर्श व्यंजन। फिर हमने अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देख लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में तीन प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्मी या फिर संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन कंप्लीट किया था। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25 इनकी संख्या होती है। ठीक है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ा था कि क से म तक होते हैं। ओके, बाकी मैंने आपको अच्छे से समझाया था और प्लस याद भी करवा दिया था। राइट, आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, इसके नाम से एक चीज समझ में आ रही है कि इसको थोड़ा सा मैं संधि विच्छेद कभी थोड़ा तोड़ता हूं, तो इसको मैं तोड़ूंगा क्या? अंतः, अंतः धन स्थित। ठीक है, अंतः धन स्थित। अंतः मतलब होता है बीच वाला। ओके, बीच, बीच मतलब सेंटर, बीच वाला। ओके, बीच वाला स्थित। क्या हो जाएगा? बीच वाला स्थित मतलब बीच में जो। ठीक है, वैसे वर्ण जो बीच में स्थित है। राइट, वैसे व्यंजन जो बीच में स्थित है, मतलब यहाँ इसका कहने का ये मतलब है कि ऐसे व्यंजन जो कि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, ना वे स्वर कहलाते हैं पूरी तरीके से, ना ये वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे बीच में स्थित होते हैं। ये आपको मैं काफी अच्छे से बताऊंगा जब हम यण स्वर संधि पढ़ेंगे। ओके, वहां काफी अच्छे से समझ में आएगा आपको कि जो अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या 4 है। ओके, और ये है य, र, ल, व। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? यहाँ यहाँ इनकी संख्या कितनी? 4। ओके, अब यहाँ पर इनकी संख्या 4 है और ये कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये होते हैं य, र, ल और व। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा। सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई 4। ओके, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? तो य, र, ल, व। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिपीट कर दीजिए आप। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ओके, और कौन कौन से है वो? य, र, ल, व। ओके, और ये अपना स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं बताऊंगा आपको कब? यण स्वर संधि, जब हम संधि चैप्टर पढ़ेंगे और यण स्वर संधि पढ़ेंगे तब मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको कि इनको क्यों बोला जाता है बीच वाला। ठीक है, मतलब बीच वाला मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन देखो अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन क्या? देखो, स्पर्श व्यंजन पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में सीधे सीधे था कि जो हवा कंठ से बाहर निकल रही है। ओके, मतलब बॉडी से कंठ से बाहर निकल रही है और मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए निकल जा रही है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कंठ से बाहर निकल रही है और हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है, तो वे कौन से व्यंजन हो जा रहे थे? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन हो जा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ पर क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीभ है, ठीक है, मुख के कुछ भागों को ही स्पर्श करती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुख के कुछ भागों को ही स्पर्श करती है। ठीक है, तभी हम जो य, र, ल, व इनका उच्चारण कर पाते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन वर्णों के जिन वर्णों का उच्चारण, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जीभ मुंह के, जीभ मुंह के
ठीक है, आप इनका उच्चारण करके भी देखना, आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को, ठीक है, किसी भाग को पूरी तरह, किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श यानी टच, पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, स्पर्श नहीं करती है, तो ऐसे व्यंजन को हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ओके, जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, जैसे य, आप य करके देखो ना, देखिए आप ट का उच्चारण करेंगे, ट ठ ड ढ ड, ठीक है, तो किसको? मूर्धा। मैंने बताया था ना आपको कि इस पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन को मूर्धा बोलते हैं। ओके, तो मूर्धा को टच कर रही है पूरी तरीके से जीभ, ठीक है, ट ठ ड ढ न, मैंने बोला श श श ह, ठीक है, मैंने बोला त थ द ध न, तो दांत को टच कर रही है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में ये है कि जब भी हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उस समय जीभ हमारे मुख के भाग को पूरी तरीके से, मतलब किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मैंने दंत वाले बोले, त वाले, त थ द ध न, तो त को, अपने दांतों को पूरी तरीके से टच कर रही है, ओके, जीभ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अंतस्थ व्यंजन में जो जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरीके से स्पर्श नहीं करती है, ओके। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? य र ल व, य र ल और व, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य र ल व, ओके। और फिर मैंने इसका क्या बताया था? इनका उच्चारण, ठीक है, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में किया जाता है, स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, के बीच में होता है, ओके। अब मैंने बताया था आपको यण स्वर संधि बताऊंगा, ठीक है, उसका थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, जिसको समझ में आ जाएगा, जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, यण स्वर संधि में क्या होता है कि आप दो दो असमान स्वर्णों को मिलाते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपको एक कौन मिलता है? य मिलता है, र मिलता है, ल या फिर व मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ एक और मुख्य बात यह है कि जब य और व की बात करें हम, ठीक है, य और व की, ओके, तो इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, ठीक है। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर, ठीक है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको काफी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, य और व, ओके। चलो ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा अच्छे से। उसके पहले आप एक और चीज समझ लो कि हाँ ठीक है, र और ल को जो बोला जाता है मैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको अच्छे से, ओके। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जिन वर्णों का के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, ओके, उन व्यंजनों को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, ओके। और इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, ठीक है। अब हमने देखिए, हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े कितने? 25, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ लिए कितने? 4, ओके। 2 मिनट। देखिए, स्पर्श व्यंजन 25 पढ़ लिए, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन 4 पढ़ लिए, और टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल व्यंजनों की संख्या है 33, ओके। इससे समझ में आता है कि जो ऊष्मी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन है उनकी संख्या भी 4 होगी, राइट। अब मैंने क्या बताया था कि इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है, अर्धस्वर,
ओके, य और व को। तो यहाँ सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, तो अर्ध स्वर यानी आधा स्वर कहा जाता है। यहाँ पे ये यण स्वर संधि से काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो यण स्वर संधि में क्या होता है कि हम जब ई या फिर बड़ी ई, ठीक है, के साथ कोई भिन्न स्वर मतलब कोई दूसरा अन्य स्वर है, ठीक है, ये दो स्वर हो गए, बाकी के दूसरे 9 स्वर जो है, ठीक है, बाकी दूसरे जो 9 स्वर है उनके साथ हम मेल करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, य, ठीक है, य जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो दो स्वरों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, य, तो इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहा गया है। ओके, और यहाँ पर देखो क्या है, जब हम ऊ और बड़ा ऊ बाकी के 9 स्वरों को मिलाएंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों को मिलाएंगे हम बाकी के 9 स्वरों से, तो क्या बनेगा, व, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्यों अर्ध स्वर कहते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि जब 2 स्वरों को मिलाऊंगा मैं, ई या फिर बाकी के 9 स्वरों को मिलाऊंगा, ठीक है, ई के साथ में वो अ हो सकता है, आ हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, ऋषि हो सकता है, तो वो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ओके, जब ऊ के साथ बाकी के 9 स्वर मिलाऊंगा मैं, ठीक है, ऊ के साथ अ हो सकता है, आ हो सकता है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वहां पे व बन जाएगा। देखिए ये सारी चीज मैं यण स्वर संधि में काफी अच्छे से समझाऊंगा आपको, आपकी सिर्फ अभी इतना सा याद रखना है कि य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर यानी आधा स्वर। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे उष्मीय व्यंजन, उष्मीय या फिर संघर्षीय व्यंजन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं उष्मीय, ठीक है। देखो उष्म मतलब क्या होता है, गर्मी, ठीक है, उष्म या फिर संघर्षीय व्यंजन। संघर्षीय में समझना है आपको, संघर्ष करते हुए बोलना है हमको, जिन वर्णों के उच्चारण में हमको संघर्ष करना पड़े, ठीक है, संघर्ष देखो हमको बहुत सौ को प्रॉब्लम होती है, स ह, ठीक है, श स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर हमको बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा है, राइट, उष्मीय या फिर संघर्षीय व्यंजन, ठीक है, संघर्ष करने वाले व्यंजन। उष्म यानी क्या, गर्मी पैदा होती है। ओके, मतलब यहाँ पर ये कि जिन वर्णों के उच्चारण में, ओके, जब मुंह जो हवा है वो मुंह के कुछ भागों से रगड़ के घिसा के बाहर निकलती है, तो वहां पर क्या होता है, उष्म यानी गर्मी पैदा होती है, या फिर संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, उन वर्णों के उच्चारण करने में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, संघर्षी व्यंजन या फिर उष्मीय व्यंजन। ओके, तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैंने क्या समझाया आपको कि जब हवा कंठ से मुख पे आएगी, ठीक है, जब निकलेगी मुख से बाहर तो वो रगड़ा के निकलती है, घिसा के निकलती है, ठीक है, मुख के कुछ भागों से रगड़ के या फिर घिसा के निकलेगी, तो वहां पर हमको क्या है कि गर्मी पैदा होगी मुंह में, ठीक है, तो वहां पर हमने उन व्यंजनों के उच्चारण में क्या बोला, उष्म व्यंजन, या फिर उनको क्या बोला, संघर्षी व्यंजन, क्योंकि उनके उच्चारण में जब जीभ घिसाती है ना मुख के कुछ भागों में, तो वहां पर हमको संघर्ष करना पड़ता है उन वर्णों के उच्चारण करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन हो जाएगी, और इनकी संख्या मैंने पहले डिस्कस की आपसे, कितनी है, 4, ठीक है, और कौन कौन से है ये, श शकर का, श स, ठीक है, श षटकोण का, ठीक है, श शक्कर का, स सपेरे का, श षटकोण का, और ह हलवाई का, श श ह, आप खुद ही प्रोनाउंस करिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार कुछ घिसा रहा है, श स ह, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के कुछ भागों से रगड़कर बाहर निकलती है या फिर घिसाकर बाहर निकलती है, तो उन व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इन व्यंजनों की संख्या 4 है, और ये व्यंजन कौन कौन से, स शकर का, स सपेरे का, श षटकोण का, और ह हलवाई का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन व्यंजनों के जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है, मेरे साथ आप लिखते भी चलिएगा और मुझे सुनते भी चलिएगा, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन व्यंजनों का
का। डेफिनेशन क्या प्रॉपर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, मुंह से रगड़ कर या फिर घिसा कर, ठीक है, रगड़ खाकर, ठीक है, उससे खाकर गर्मी पैदा करती है, यानी उष्मा पैदा करती है, ठीक है। गर्मी, गर्मी यानी क्या, उष्मा, गर्मी या फिर, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, गर्मी या फिर उष्मा, ठीक है, या स्लैश है, गर्मी या फिर उष्मा पैदा करती है, गर्मी या फिर उष्मा पैदा करती है। देखिए आप स ह, श शक्कर का, ठीक है, स सपेरे का, श षटकोण का, ह हलवाई का। इसका आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब हवा मुंह से बाहर निकल रही है तो वो घिसा के निकल रही है, ठीक है, रगड़ खाकर निकल रही है, श स ह, कुछ गर्माहट पैदा हो रही है, राइट। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाकर या फिर गर्मी या फिर उष्मा पैदा करती है, ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्मी व्यंजन कहते हैं या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ओके, जिसमें संघर्ष लग रहा है, राइट, ऊष्मी व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी, 4 है, श स ह, ओके, कितनी संख्या है इनकी, 4। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से रगड़ खाकर या फिर गर्मी या फिर उष्मा पैदा कर रही है, ठीक है, तो उन व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मी या फिर संघर्षी व्यंजन, श स ह, ओके। तो ये हो गई संघर्षी और ऊष्मी व्यंजन, ठीक है, ये 4 हो गए, ओके। यहाँ पर देखिए हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, कितने स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े थे, 33 टोटल। हमने व्यंजन देखो, हमने टोटल व्यंजन देखे थे कितने, व्यंजन देखे थे कितने, 33, ठीक है। अब देखो 33 में हमने देखे हमारे कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी थी, 25, ओके। फिर हमने देखा हमारा कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उनकी संख्या कितनी थी, 4, ओके। फिर अभी हमने देखा कौन सा हमारा, संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, कितने हो गए, ये 4, ठीक है। तो संख्या देखो आप टोटल अपने कितने व्यंजनों की कितनी हो गई, 25 4 29, 29 4 33, तो ये हमने कितने पढ़ लिए, 33 हमारे पूरे व्यंजन पढ़ लिए हमने, ठीक है। उधर हमने 11 स्वर पढ़े थे, ठीक है, कितने स्वर पढ़े थे हमने, स्वरों की संख्या हमने 11 पढ़ी थी, ओके, ठीक है। और अभी हमने कितने व्यंजन पढ़ लिए, हमारे 33 व्यंजन पढ़ लिए, ठीक है। तो टोटल वर्णमाला देखिए, हम वर्णमाला के कितने हमने अक्षर पढ़ लिए, टोटल 52 वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला के अक्षर कितने, टोटल 52, 52 में से हमने 44 पढ़ लिए टोटल, ठीक है। अब हमको बाकी और पढ़ना है, ठीक है, तो कुछ व्यंजन के अलग कुछ व्यंजन पढ़ेंगे और आगे हम, ओके। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ और व्यंजन है, ठीक है, जिनको बोला गया है क्या, संयुक्त व्यंजन, ओके। क्या बोला गया है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, नाम से आपको समझ में आएगा, संयुक्त व्यंजन, ओके। नाम से आपको संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा वर्णों से मिला हुआ शब्द, ठीक है, मतलब दो या दो से अलग अलग, दो है या फिर उससे ज्यादा स्वर है या फिर व्यंजन है, उनसे मिलकर जो वर्ण बना है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन, ओके। तो यहाँ पर देखो कि समझ में आ रहा है मुझे कि ये एक नहीं, दो दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, मतलब संयुक्त रूप से मिलकर बने हुए हैं, उनको मैंने क्या बोला, संयुक्त व्यंजन। आपको मैं और अच्छे से समझाऊं चीजें, जब दो या दो से अधिक, देखो क्या है, मैं आपको पहले कुछ और एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल राकेश, ठीक है, मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, र, ठीक है,
राकेश नहीं लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ लेना है हमको। हाँ, हम यहाँ लेते हैं जिससे हमको आधा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लेता हूँ अपना धर्म। धर्म, ठीक है, धर्म धर्म लिया मैंने। ठीक है, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। देखो, अब मैं इसका रूल बता दूंगा आपको। जब ऐसा रेफ आए तो उसका जो विच्छेद करेंगे उसमें क्या होना चाहिए। देखिए, अभी हम बात करेंगे ध। ठीक है, जब भी ये रेफ आता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यंजन है ध, ठीक है, तो इस रेफ का प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण है वो हम कहाँ करेंगे, ध में करेंगे। ठीक है, ध के जस्ट आगे करेंगे, म पे नहीं करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ धर्म, क्या मैंने बोला, धर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, ये ध जो है, ठीक है, तो ये पूरा है ध। ओके, और ये जो है रेफ वाला ये र, ये आधा है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, म धन अ। ठीक है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो र है, ठीक है, ये जो र ये आधा है, ये पूरा र नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित व्यंजन है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन या रहित मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्वर है ही नहीं, इस व्यंजन में स्वर का प्रयोग किया गया ही नहीं है। ठीक है, और ये जो व्यंजन है ध, ठीक है, ये स्वर सहित व्यंजन है। तो मुझे यहाँ समझाना था आपको स्वर रहित और स्वर सहित का मतलब। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जिस व्यंजन के साथ में स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, जिस व्यंजन के उच्चारण में, वो स्वर सहित व्यंजन हो गया। ठीक है, और जिस व्यंजन के उच्चारण में स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब वो व्यंजन आधा है। ठीक है, आधा व्यंजन है तो वो क्या हो गया, स्वर रहित व्यंजन हो गया। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन में मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में दो टर्मिनोलॉजी आएगी, स्वर रहित और स्वर सहित। तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया स्वर रहित क्या है, जिस व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, स्वर का यूज किया जा रहा है, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब वो वर्ण आधे हैं। ओके, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो जब दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक स्वर, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित में समझ गए ना आप। स्वर रहित मतलब स्वर उनमें नहीं है। ठीक है, स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है, स्वर रहित व्यंजन। व्यंजन आपस में, ठीक है, आपस में मिलकर एक नया, आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बना देते हैं। ठीक है, एक नया व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन मतलब समझ रहे हो आप, जिन व्यंजनों में हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब वे आधे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे व्यंजन है स्वर रहित, देखो कितने संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। ठीक है, कितनी होती है इनकी व्यंजनों की संख्या, 4। ओके, इस सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। ओके, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए, छ छतरीय का, ठीक है, छ छतरी का। अब जो छ छतरी का है ये किन स्वर, दो स्वर रहित व्यंजनों से मिलकर बना है, जिससे कि हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये मिलकर बना है क, ठीक है, क कबूतर का और श षटकोण का। ठीक है, छ, ये ऐसे मिलके बना है श षटकोण का। ओके, तो दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। तो ये किससे मिलके बना है, क और श षटकोण से। ठीक है, ऐसे ही एक और व्यंजन है छत्र, छत्रज्ञ, छत्रज्ञ और श्र, 4 है, छत्रज्ञ और श्र। ठीक है, छत्र, त्र त्रिशूल का। ठीक है, त्र नाम से समझ में आ रहा है, त धन र त्र। ओके,
ये ऐसे टूटेगा, ऐसे मिलकर बना है त्र। ओके, छत्र ज्ञ, ये ज्ञ, ठीक है। इस ज्ञ को आप पढ़ो क्या, ज्ञ, ज्ञ, ठीक है। तो ये ज और अपना निय, निय है ना, निय, निय, ये ज, ये आधा ज, निय, ठीक है। ये इन दोनों से मिलके बना है, ज और निय से। छ छतरी का किससे मिलके बना है, क और श षटकोण से मिलकर बना है, ठीक है। क और श, और त्र किससे मिलकर बना है, नाम से समझ में आ रहा है, त और र, ठीक है। और ज्ञ ज्ञानी का किससे बना है, ज और ज्ञ से, ठीक है, ज और निय से। यहाँ पे ज आधा है और निय जो है वो पूरा है, इसीलिए मैंने निय को तोड़ा है, तो उसके आगे हमने स्वर भी लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर छत्र ज्ञ और एक और कौन सा है अपना श्र, ठीक है। श्र कौन सा, श्रम वाला, ठीक है, श्र श्रम वाला है, ठीक है। छ, तो ये छ कौन सा है, क्षत्रिय वाला। जैसे हम इसको एक एग्जांपल दूं आपको, तो कक्षा, ठीक है, तो ये वो छ है। क और श से मिलकर बना है षटकोण से। ओके, त्र के हम एक ले तो हम काय से, त्रिशूल, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिशूल। ओके, ये त्र है। ओके, और ज्ञ क्या आ जाए, ज्ञान, ज्ञानी, राइट, ज्ञानी। तो ये किससे मिलके बना, ज्ञ से, ज्ञानी, ज्ञानी बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। इसको बोलते ज्ञानी है, ज्ञानी ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसको क्या पारंपरिक तौर पे इसको ज्ञ बोलने लगे थे, ठीक है। तो तब से इसको क्या बोलने लग गए, ज्ञ, राइट। तो इसको क्या है कि इसका प्रोनाउंसिएशन ज्ञ करने लगे, तो तभी से इसको ज्ञ बोलने लगे। ओके, तो इसको क्या बोलने लगे हम, ज्ञानी, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी। ओके, तो ज, ज और निय और धन अ, ओके। ज आधा है इसमें, निय पूरा है, इसीलिए मैंने निय को तोड़ा है, तो उसके आगे अ लगाया है, स्वर लगाया है, ठीक है। ये हो गए। फिर एक और अपना कौन सा है, छत्र ज्ञ और श्र, ठीक है। श्र कौन सा, श्रम वाला श्र, ये श्र, ठीक है। श्र नाम से समझ में आ रहा है, श्र, श शकर का, ओके, श्र, र, ठीक है, र राकेश का, ओके। तो ये र, श्र किससे मिलके बना है, श्र, श शकर का और र राकेश का, ठीक है। और ये र पूरा है, इसमें श आधा है, ठीक है। तो श के स्वर रहित है श, और जो र है वो स्वर सहित है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर छ बना, क और श, ओके, त्र बना, त और र से मिलकर, ज्ञ बना, ज और निय से बनकर, सॉरी, श्रम, ये श्रम, श्रम श और र से मिलकर बना है श, श, ठीक है। श्रम मैंने उसका एग्जांपल लिख दिया, लेकिन ये श है, श्र है, कौन सा है, श्र, श्र, ठीक है। श्र किससे बना है, श और र से, ओके। आपको समझ में आया बिल्कुल। हमने ऊष्मी संघर्षी व्यंजन पढ़ा, जो चार होते हैं, ओके। और जब हवा मुंह से रगड़कर बाहर निकलती है, ठीक है, तो इनका उच्चारण होता है, ओके, तभी इनका उच्चारण हो पाता है, श श श ह। इनके उच्चारण में हवा मुंह से रगड़कर बाहर निकलती है, ओके। तो इस समय क्या होता है, हमको इनके उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है, श स ह, राइट। और जब घिसाती है तो यहाँ पर गर्मी पैदा होती है मुंह में, तो हमने इसीलिए इसका नाम रखा है इसी बेसिस पे, ऊष्मी या फिर संघर्षी व्यंजन, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने क्या बताया आपको, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्वर रहित व्यंजन क्या हो गया, क हो गया, ठीक है। और एक और व्यंजन क्या हो गया, एक व्यंजन श हो गया, ठीक है, श षटकोण का, तो ये छ बन गया, छ क्षत्रिय का। त्र में क्या हो गया, त्र, त और र मिलके बना त्र, ठीक है। और ज, ज्ञ, ज और ज्ञ, ज्ञ, मतलब ये ज्ञ बन गया, ज्ञानी, ठीक है, जिसको हम ज्ञ ज्ञ प्रोनाउंस करते हैं, राइट। तो ये बन गया श्र, फोर्थ नंबर का। तो ऐसे कितने संयुक्त व्यंजन हो गए, चार हो गए, ओके। ऊष्मी व्यंजन चार हो गए, संयुक्त व्यंजन चार हो गए, और हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, ठीक है। ऐसे करके टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है, ओके। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि द्विगुण व्यंजन, ठीक है, आप में आगे पढ़ेंगे, हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं व्यंजनों की संख्या में, जब द्विगुण व्यंजन की बात आती है, ठीक है, कौन से द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे,
ड डमरू का, ओके, और ढ ढक्कन का। ठीक है, ये कितने हैं, 2 होते हैं। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम इसमें, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या अभी 33 है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन जब द्विगुण व्यंजन ड डमरू का और ढ ढक्कन द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन उनके और भी नाम है। ठीक है, ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं इनको, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, उश्रिप्त व्यंजन बोलते हैं किसको, ड डमरू को और ढ ढक्कन को। ठीक है, इन दोनों के नाम और भी हैं, तो आगे हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो जब इन दोनों को भी जोड़ दिया जाता है व्यंजनों की संख्या में, तो व्यंजन कितने हो जाते हैं, 33 प्लस 2, तो ये कितने हो जाते हैं, 35। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। ओके, तो यहाँ द्विगुण व्यंजन मैंने बताया अभी, और काफी अच्छे से मैं बताऊंगा द्विगुण व्यंजन, और यहाँ द्विगुण व्यंजन के और भी नाम है। ठीक है, ताड़नजात, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं, कौन कौन से ताड़नजात व्यंजन, तो 2 होते हैं, ड डमरू का, ढ ढक्कन का। ठीक है, ये 2, और जब इन दोनों को इसमें जोड़ दिया जाता है अपने जो व्यंजन 33 में, तब इनकी संख्या 35 होती है, अन्यथा नॉर्मली इनकी संख्या 33 बनी गई है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, काफी अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अपने द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, द्वित्व व्यंजन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाम से ये समझ में आ रहा हो कि द्वित्व, द्वित्व मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 2। ठीक है, 2 व्यंजनों का, समान 2 व्यंजनों का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समान 2 व्यंजनों का, और वो जो 2 व्यंजन है, वो 2 व्यंजन कौन कौन से होंगे, एक व्यंजन स्वर सहित होगा और एक व्यंजन स्वर रहित होगा। इसका मतलब ये है कि स्वर रहित मतलब एक उसमें आधा होगा, जैसे मैं लिखूं उज्ज्वल। ठीक है, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ, काफी अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे एक व्यंजन हो गया कौन सा अपना, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में एक आधा है, उस यहाँ तो दोनों ही आधे हैं उज्ज्वल में, तो आप उज्ज्वल लिखेंगे तो। ठीक है, देखिए 2 सेकंड। ठीक है, हाँ, कौन से व्यंजन पढ़ रहे हैं अपन, द्वित्व व्यंजन। ठीक है, द्वित्व, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। ओके, अब द्वित्व व्यंजन की संख्या है कितनी यहाँ पर, देखो, द्वितीय व्यंजन कौन किनको बोलेंगे हम, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, द्वितीय व्यंजन किनको बोलेंगे हम, जैसे एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अन्न, अन्न। ठीक है, अब देखो मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा जब, अ, ठीक है, धन न, ये न आधा है, मतलब ये स्वर रहित है। ठीक है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। कभी भी रहित और सहित में कंफ्यूज मत होना। आप पेट्रोल डलाने गए होंगे, वहां लिखा रहता है ना लीड रहित, लीड रहित मतलब उसके अंदर लीड नहीं है उस पेट्रोल में, राइट, तो उससे ही आप याद रखना यहाँ पर। तो यहाँ कौन सा है, ये स्वर रहित है, तो ये स्वर रहित हो गया, और एक और वर्ण हो जाएगा या स्वर सहित, मतलब 2 समान व्यंजन। ठीक है, एक स्वर रहित रहेगा और एक स्वर सहित रहेगा, तो वहां उन प्रकार के व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन। मतलब आप तो रिपीटेशन समझ जाना सीधे सीधे, एक आधा कटा हुआ और एक पूरा, उन व्यंजनों को क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो आपको अलग अलग प्रकार के वो दे देगा, वो एग्जाम्पल दे देगा आपको, कक्षा, विज्ञान, छतरी या फिर अन्न। तो यहाँ सीधे सीधे हमको पता है द्वित्व व्यंजन में वर्णों का रिपीटेशन होता है, एक वर्ण आधा होता है और एक वर्ण पूरा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्न। ठीक है, तो ये अन्न और न धन अ। ओके, तो यहाँ देखो, ये जो है ये है अपना स्वर रहित व्यंजन, यानी इसमें स्वर नहीं प्रयोग किया गया क्योंकि ये आधा है। ठीक है, और ये जो है ये दोनों, ठीक है, यहाँ पर ये जो है न, ये कौन सा है, स्वर सहित, स्वर सहित, स्वर सहित व्यंजन, राइट। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको द्वित्व व्यंजन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 2 समान व्यंजनों का मेल होता है इसमें। ठीक है, जिसमें जिसमें 2 समान व्यंजनों का मेल होता है। देखो, इसमें 2 समान व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ 2 समान व्यंजनों का मेल हो रहा है, राइट, ये 2 समान है, न और न, 2 समान व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है, व्यंजनों का मेल होता है, ओके, यानी मिलते हैं, ओके, राइट। और
दूसरी बात ये है कि इनमें से एक स्वर रहित व्यंजन होता है और दूसरा स्वर सहित व्यंजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनमें से एक, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल से आपको समझाया कि काफी अच्छे से समझ में आएगा। जिनमें से एक स्वर रहित व्यंजन होता है। ओके, स्वर रहित व्यंजन होता है। ठीक है, आप नोट्स बनाते चलिएगा, काफी सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। और जबकि खुद के हाथ के बने हुए जो नोट्स होते हैं ना, उनसे चीजें काफी अच्छे से याद होती है, काफी जल्दी याद होती है। ठीक है, तो खुद के हाथ से नोट्स बनाओ। ओके, पीपीटी वगैरह सब प्रोवाइड करवा देंगे आपको, लेकिन आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, तो जिसमें से एक स्वर रहित व्यंजन होता है। ओके, और स्वर रहित व्यंजन और दूसरा कौन सा होता है, स्वर सहित। ये रहा स्वर सहित। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन होता है। ओके, ठीक है। होता है। ओके, जैसे अपन ने क्या लिया था, एक अन्न, तो मैंने ऊपर एग्जांपल ले लिया है। ओके, और इसके दूसरे एग्जांपल हो जाएंगे अपने क्या, उद्दंड। उद्दंड को कैसे लिखते हैं, ऐसे, उद्दंड। ठीक है, तो ये आधा द पूरा द। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, उ धन आधा द। ठीक है, और ये पूरा द है ना भाई, तो इसको पूरा द लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ड धन ये वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास, एक क्लास लूंगा मैं नेक्स्ट, जिसमें आपको वर्ण विच्छेद की प्रैक्टिस कराऊंगा आधे घंटे। ओके, जिसमें आपको काफी रूल्स भी बताऊंगा मैं, जिससे आपको वर्ण विच्छेद करना काफी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें उदाहरण ले लिया सज्जन। ठीक है, सज्जन पुरुष हो ना आप लोग, सज्जन पुरुष, राइट, सज्जन। ठीक है, तो स धन स, ये स हो गया। ठीक है, ज, ये आ गया अपना एक स्वर रहित व्यंजन। ठीक है, इसके आगे स्वर नहीं आएगा, और एक साथ में आ गया अपना स्वर सहित व्यंजन। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे अपने, द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा और ऑप्शन दे देगा आपको कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन, द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, तो द्वित्व व्यंजन, ये रिपीट दिख रहा है आपको, ये द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, ये रिपीट दिख रहा है, द्वित्व व्यंजन। इसको समझने का सीधा सीधा ट्रिक है कि भाई रिपीट दिख रहा है, एक आधा एक पूरा है, तो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो स धन ज धन अ न धन अ। ठीक है, न धन अ। ओके, आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि जो आधा होता है वो स्वर रहित होता है, जिसमें स्वर नहीं जुड़ता है। ठीक है, ये हो गया सज्जन। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, पक्का। पक्का, ठीक है, पक्का आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप पक्का समझ रहे होंगे। तो प धन अ, ठीक है, और जब ये टूटता है, ठीक है, तब यहाँ पर हलंत आ जाता है। जब मैं इस प शब्द को वर्णों में तोड़ूंगा, ठीक है, मतलब प व्यंजन और स्वर को अलग करूंगा मैं, व्यंजन और स्वर को, तो जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगाना ही है, अन्यथा आपका जो वर्ण विच्छेद है वो गलत हो जाएगा। ओके, प धन अ धन आधा क, या आधा क, इसमें स्वर तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये स्वर रहित हो गया। ओके, एक स्वर सहित व्यंजन हो गया अपना। ठीक है, इसको मैंने तोड़ा, और ये हो जाएगा अपना पक्का, तो ये आ हो जाएगा पक्का। ठीक है, यहाँ आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा द्वित्व व्यंजन। ओके, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या बताया मैंने भाई साहब आपको कि दो समान व्यंजनों का मेल होता है। ये दो समान व्यंजन है, इनका मेल हो रहा है। ठीक है, एक व्यंजन स्वर रहित होता है, एक व्यंजन स्वर सहित होता है। ठीक है, स्वर रहित कैसे हो गया भैया कि इसमें ये आधा व्यंजन है, तो इसमें स्वर तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, और जो पूरा व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है, उसी में स्वर का प्रयोग करके ही उसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जब उच्चारण करेंगे हम, तो यहाँ पर स्वर का उच्चारण होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस व्यंजन का हमने उच्चारण बिना स्वर के किया है, तो वो व्यंजन कौन सा, आधा है। ठीक है, आधा शब्द जिसको बोलते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम लास्ट पढ़ लेंगे द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, और अभी फिर से हम बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन के बारे में। ओके, मैं आशा कर रहा हूँ कि काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं, यहाँ से तो पक्का पूछते हैं द्वित्व व्यंजन वगैरह से।
ठीक है, कि एक आपको ये दे देंगे, ये जैसे एग्जांपल उद्धरण दे दिया, सज्जन दे दिया, पक्का दे दिया, और हो सकता है आपको एक और दे देगा कोई सा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ दे दिया उसने क्या, ज्ञानी, ठीक है, और उसने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्दंड किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा ज्ञानी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या अपना द्विगुण व्यंजन। ओके, द्विगुण व्यंजन देखेंगे हम। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, द्विगुण, राइट, ऐसे भी लिखते हैं इसको और दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, द्विगुण व्यंजन। ओके, देखिए कौन कौन से व्यंजन है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। द्विगुण व्यंजन आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको वहां नहीं पूछा, उसने बोला ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं। ओके, तो ताड़नजात व्यंजन आप बता दोगे। आपसे वो पूछेगा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोल देगा, उश्रिप्त व्यंजन बोल देगा, इतने सारे नाम है इसके। उश्रिप्त व्यंजन, उश्रिप्त, उश्रिप्त व्यंजन, ठीक है। द्विगुण व्यंजन हो गया, ताड़नजात हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, उश्रिप्त व्यंजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो उत्क्षिप्त है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है कि फेंका हुआ, फेंका हुआ, ठीक है, इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये कि वे वर्ण जिनके उच्चारण जीभ के एक झटके से होता है। ओके, जैसे मैं बोलूंगा ड, ठीक है, ड, ढ, ड, ढ, मतलब जीभ के एक झटके से हो रहा है जिसका उच्चारण। ओके, मतलब ये है कि वो मूर्धा को स्पर्श करके, मूर्धा मैंने बताया था आपको, ये मूर्धा है, ठीक है, इसको स्पर्श करके झटके से बाहर, मतलब ढ, ये तालु था, सॉरी, ये मुर्दा है ऊपर, ठीक है, ये मुर्दा है, तो इसको स्पर्श करके झटके से बाहर निकलेगी वो जो उच्चारण में करना चाह रहा हूँ। तो द्विगुण व्यंजन कितने हो गए, दो है द्विगुण व्यंजन, ध्यान रखना आप, कितने, दो, इनकी दो संख्या है। ओके, और कौन कौन से है ये, ड डमरू का, ठीक है, और ढ ढक्कन का, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन है। ओके, तो यहाँ पर इनका क्या हो रहा है, उच्चारण जीभ के एक झटके से हो रहा है। ये किसको, जो अपना मुर्दा है, ठीक है, इस मुर्दा को स्पर्श करके झटके से इसका उच्चारण हो, ढ ढ, ड ढ, ड ढ, ठीक है, ड डमरू का, ढ ढक्कन का, ड ढ। ओके, तो ये कौन से हो गए, इसीलिए इनको बोला है फेंका हुआ, कि जीभ के एक झटके से फेंके हुए शब्द वर्ण नहीं है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन, उश्रिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन कितने, दो, ड और ढ, उश्रिप्त व्यंजन कितने, दो, ड और ढ, ठीक है, ताड़नजात व्यंजन ड और ढ। ओके, अब जो ये बिंदी है इसको नुक्ता बोलते हैं, इस बिंदी को नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता, ठीक है, ओके। और हाँ, ये हमेशा दो स्वरों के बीच में होता है, ठीक है, और नुक्ता मतलब क्या है कि जो जो आगत वर्ण है, ठीक है, आगत वर्णों को लिखने के लिए जो नीचे प्रयुक्त किए जाते हैं चिन्ह, उनको नुक्ता बोलते हैं। ओके, मतलब जो आगत वर्ण जो अंग्रेजी से लिए गए हैं, ओके, उनको लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उनको नुक्ता बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझाई मैंने। ओके, तो यहाँ पर एक चीज और समझ में आ गई आपको कि ये मूर्धा को टच करके बोले जा रहे हैं, ठीक है, ये जो मूर्धा है ऊपर वाला, तो ये उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उच्चारण के स्थान पर कौन कौन से वर्ण को क्या बोलते हैं, जिसको कंठ से किया जाता है कंठस्थ बोलते हैं, ठीक है, तालु से किया था तालव्य भी कहते हैं, मूर्धा से तो मूर्धा वर्ण किया जाता है। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में उच्चारण के स्थान के बेसिस पे वर्ण पढ़ेंगे। ठीक है, कि वर्ण उच्चारण के स्थान पर क्या क्या बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मूर्धा भी बोला जाता है, मूर्धन्य वर्ण, राइट। तो हमने अभी क्या पढ़ा, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या उश्रिप्त व्यंजन, कितने हैं, दो व्यंजन है, ठीक है, ड और ढ। ओके, और मूर्धा से इनका प्रोनाउंसिएशन होता है उच्चारण स्थान पे, तो इनको दोनों को मूर्धन्य भी बोला जाता है। ठीक है, उसी कैटेगरी में रखा जाता है किसको, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन।
ठीक है, ये आपसे सीधे सीधे उच्चारण स्थान पे कहाँ से, मूर्धा से, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन। ओके, तो ये आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। ओके, और जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, ओके, फिर मैं लाइव लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मुझे तो फिर मैं लाइव लेक्चर आऊंगा और आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे फ्री में। ओके, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।